बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है टीम टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुख्तार आकिल साहब। और अब हम ये कोशिश करेंगे कि गाहे बगाहे जो है हमारा जो है मुख्तार आकिल साहब से इस हवाले से जो सवालात का और तज्ज़िये देने का सिलसिला रहेगा। तो इस वक्त भी मुख्तार आकिल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और हम जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है या जो उनके बारे से कराची की सियासत पर हम उनसे बात करेंगे। तो मुख्तार आकिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने थिंक टीवी के लिए वक्त निकाला। तो ये हम आपसे कल भी बात हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त बात हुई थी और लोगों ने बड़ा उसको सराहा भी है, आपके तज्ज़िये को भी, आपकी गुफ्तगू को भी। तो आज मैं आपसे ये सवाल करूँगा पहला तो कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने पहले तो ये कहा था कि वो जी जो 33 नशिस्तें हैं वो 33 की 33 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे और कराची की भी ख़ास तौर पे जो 9 नशिस्तें हैं उससे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आपके इल्म में है कि एक जो अदालत में जो एक केस चल रहा है उनकी एक बेटी के हवाले से, जो ज़ाहिर है कि उनके जो लंदन में जो उनकी जो मुतल्लिका बीवी है जमाइमा, उनके 2 बेटे जो हैं वो उनके पास है, वो पाल रही है। और तीसरी बेटी जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उनकी बेटी है, वो भी ज़ाहिर है कि वहाँ वो पाल रही है और उसकी भी सारी अपडेट और तस्वीरें तीनों बच्चों की जो साथ आती। तो ये जो केस चल रहा था वहाँ इमरान खान साहब ने ये प्ली ली, ये जवाब जमा कराया कि जनाब मेरे पास तो कोई पब्लिक ऑफिस का कोई ओहदा ही नहीं है, तो मैं तो कोई जवाब ही नहीं दूंगा। तो ये कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब इसलिए जो है उन्होंने ये इतना बड़ा यूटर्न या जो इलेक्शन से वो भागे, यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने फरार हासिल किए, कि अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वही लोग इलेक्शन लड़ेंगे जो जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, पुराने लोग ही। अब इमरान खान साहब सारी नशिस्तों से इलेक्शन नहीं लड़ रहे और ख़ुद शायद कहीं से भी नहीं लड़ रहे, और उसकी वजह वही है कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उन्हें वो मुझे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो उनको वो शो करनी पड़ेगी अपनी वो बेटी, जिसके लिए वो अभी तक बरसों से जो है वो उससे ना तो वो इनकार कर रहे हैं ना इकरार कर रहे हैं, बल्कि वो उसका जवाब हमेशा गोल कर रहे हैं मुस्तकिल। तो क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब का जो ये फैसला है एकदम से पहले इलेक्शन में हिस्सा लेने का सारी नशिस्तों से और अब न लेने का, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो मकसद एक किस्म का खेल जो हो जाता है कि मकसद ये कल भी हमारी बात हो रही थी कि ये क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट का खेल नहीं है, पॉलिटिक्स है, सियासत है। इसमें बहुत संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ता है। अब एक बंदा यदि एक तारीख बनाना चाह रहा है कि वो 35 सीटों से जो है अकेला इलेक्शन लड़ेगा, तो ये एक उनकी पार्टी में खुद जो है बड़ी बेचैनी में फैल गई थी इस बात से कि जिन लोगों की सीटें, हमारे यहाँ तो मुल्क सी सियासत है और हर हल्का जो है वो किसी न किसी उम्मीदवार के साथ वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है। तो अगर ये सारी सीटों से हिस्सा लेते हैं तो ये जो पूरा निज़ाम ही गरम भरम हो जाता और जो इनके साथी हैं अपने, वो सब इनसे नाराज हो जाते, नाराज हो जाते। तो आप देखें ना मकसद के यदि उन्हें ये सारी सूरत पर गौर करने के बाद ही उन्हें आज खुद ये फैसला हुआ। जहाँ तक बात है उनकी जो मुतल्लिका वाइफ है और जो उनके बच्चे हैं या जो उनकी बेटी है, ये मामला भी जो है वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये है कि इसमें डिक्लेरेशन वो अभी जो उन्होंने पूरे मुल्क में 9 हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उसमें से 7 सीटें उन्होंने जीत ली थी, उसमें कराची की सीट भी शामिल है। तो मकसद है कि उससे क्या फायदा हुआ? बात ये है कि वो 7 सीटें जो है उन्होंने अब तक हल्फ ही नहीं उठाया। तो बेचारे हमारे जो है वो कराची के जो यहाँ से लाइन एरिया से कामयाब हुए थे, तो मकसद उनकी भी सूरत ये है कि मौलवी महमूद साहब कामयाब हुए अभी। ये मौलवी महमूद जो है उन्होंने बड़े शौक और दिलचस्पी से इमरान साहब कामयाब हुए लिया था।
खुद इमरान खान साहब उन्होंने हल्फ भी नहीं उठाया, हल्फ नहीं उठाया जी, बिल्कुल उन्होंने पैसा जाया हो रहा है इलेक्शन पे। ये तो साहब ये मजाक हो रहा है, ये सियासत नहीं हो रही, ये मजाक हो रहा है जी। तो मकसद लोगों ने खुद भी जो है उन्हें समझाया होगा इमरान खान साहब को कि भाई ये बिल्कुल अब लोग जो है वो इस सारे सूरत हाल में आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों के हल्कों से आप इलेक्शन लड़ेंगे वो अपने मौरूसी हल्के छोड़ने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। तो उसमें जो है वो इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती थी। अच्छा, एक और बड़ी बात ये थी कि हमने अपनी पिछली गुफ्तगू में भी मैंने जो प्रोग्राम किया अपने उसमें मैंने एक बात, जब ये जिस दिन 35 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाए गए थे उस दिन मैंने एक प्रोग्राम किया था और मैंने कहा था कि सारे लोगों को हर तरह की सियासत और जमाती वाबस्तगी सब खत्म करके जो है सिर्फ एक नुक्ते पे जो है वो मुत्तहिद हो जाना चाहिए और कि मुल्क को किसी तरह इस सूरत हाल से निकालना है, बचाना है। क्योंकि देखिए मुल्क होगा, आवाम होंगे तो सियासत होती रहेगी, लेकिन अगर मुल्क बहरानों में रहेगा, आवाम इसी तरह पिसते रहेंगे तो किस पे आप सियासत करेंगे? पिसे हुए आवाम के ऊपर सियासत करेंगे। तो कम से कम एक अच्छा कदम ये उठाया है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कि जी वो एक बाकायदा जो है वो कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और उनका ये कहना है कि उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जाहिर है कि पीटीआई जो एक बड़ी जमात है, साबिक वजीर आजम है, उसके जो चेयरमैन है, तो उन्होंने कहा भी मैं उनको भी दावत दूंगा। लेकिन इससे पहले जो एपेक्स कमेटी जो है उसकी मीटिंग हुई है जिसमें उनको बुलाया गया था पीटीआई को, उस पीटीआई ने उस एपेक्स मीटिंग का भी जो है जो दहशतगर्दी के हवाले से जो इतना बड़ा वाकया हुआ पेशावर का दहशतगर्दी का, उसमें उस एपेक्स कमेटी की मीटिंग में जाहिर आर्मी चीफ भी थे, सिक्योरिटी इदारे उनके सारे दीगर जिम्मेदार भी थे, लेकिन अगर कोई नहीं था तो मतलब इमरान खान साहब की दिलचस्पी सिवाय इस बात के कि बस किसी तरह कल इलेक्शन करा दो और मुझे 2/3 अक्सरियत दिला दो और मुझे वजीर आजम बना के बिठा दो, मतलब इसके अलावा उनकी किसी बात में दिलचस्पी नहीं है। और अगर एक तो उस कमेटी में मीटिंग में नहीं गए, फिर वो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे, एक अच्छा भाई सारे लोग बैठे ना, कम से कम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वजीर आजम बुला रहे, कल आप वजीर आजम थे, आज वो वजीर आजम है, ये तो खेल चलता रहेगा, इसमें कौन सी बात है, कोई इसमें कोई बुरा मानने की बात। लेकिन आप एक जगह बैठे, एक टेबल पे बैठे, अपनी कोई तजावीज़ दें, बताएं कि जी कैसे निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप इख्तिदार में आए, प्राइम मिनिस्टर बने तभी आप कोई काम करें, बगैर इख्तिदार में आए भी जो है अच्छी तजवीज़ के जरिए, एक कॉपरेशन के जरिए, ताउन के जरिए मुल्क को बहरान से निकालने के लिए बैठा तो जा सकता है। तो ये इनकार कर दिया इमरान खान साहब ने, पीटीआई, कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल जो है वो आज एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए और पाकिस्तान में एक अच्छा अमल अगर हो रहा है, सियासी अमल हो रहा है, आपका इख्तिलाफ अपनी जगह बरकरार रखते हुए आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मकसद अब वही चीज है ना कि असम्बली से इस्तीफे इनके कहने पर सब अरकान असम्बली ने दे दिए और अब वो सब कोर्ट में जा रहे हैं कि जी हमें हमारा इस्तीफे वापस करो। तो मुझसे एक अजीब सी सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा है 1997 का मियांवाली से, उसमें इन्हें शिकस्त हो गई। फिर 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब ने भी इलेक्शन कराए, उसमें ये एक सीट पर कामयाब हुए थे मियांवाली से। तो उसके बाद फिर जो है वो बाद में जो इलेक्शन हुए उसमें भी 2013 के इलेक्शन में फिर इन्हें सुबह सरहद में हुकूमत मिली और वहाँ कामयाबी हासिल की, इन्होंने 5 साल हुकूमत की। तो मसले के इतनी तरबियती मराहिल से ये गुजर कर आए हैं, इलेक्शन हारे भी हैं, इलेक्शन जीते भी हैं, न जाने क्यों मकसद है कि इनको वो नफ्सियाती जबान में कहा जाता है तहरीर नफ्सी। तो इन्हें मेरे ख्याल से किसी नफ्सियातदान से जो है मशवरा करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये सही फैसले नहीं कर पा रहे, आखिर साहब यहाँ में एक ज़मीनी सवाल से कर दूं, आपने नफ्सियाती बात की कि जी इमरान खान साहब को किसी जो है हमारे नफ्सियात से रिव्यू करना चाहिए। तो अभी पिछले दिनों फवाद चौधरी ने, जो इमरान खान साहब के स्पोक्समैन हैं, मरियम नवाज के बारे में ये कहा कि मरियम नवाज जो कोई सर्जरी करा कर आई हैं, उन्हें चाहिए था कि वो कोई माहिर नफ्सियात से भी रुजू करें और अपना इलाज कराएं। तो मेरा आप नहीं कहेंगे कि फवाद चौधरी पहले अपने चेयरमैन को ये मशवरा दे दें बजाय मरियम नवाज को देने के? वो तो ठीक ठाक है, वो तो कोई ऐसे फैसले नहीं कर रहे हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करें, कन्फ्यूज फैसले। तो कम से कम इमरान खान साहब को ये आप नहीं समझते कि फवाद चौधरी पहले अपने चेयरमैन को मशवरा देंगे नफ्सियात वाला? जी
देना चाहिए। अब इनकी जो गिरफ्तार शुदा देखें, शुरू से जो लोग हैं उन्होंने पुलिस पे जो जातियों के इल्जाम लगाए, बाद में फिर खुद ही उसे इनकार भी कर दिया कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। तो अब इन्होंने कत्ल की साजिश का इल्जाम जो है वो आसिफ अली जरदारी के पार्टी के जो सरबराह हैं उन पर कत्ल का इल्जाम लगाया कि वो साजिश के लिए उन्होंने, उनके पास बहुत पैसा है और उन्होंने जो है वो पैसा खामिलों को दे दिया है और उनके कत्ल के लिए, और ये इल्जाम लगाया। और अब शेख रशीद साहब ने भी यही सेम इल्जाम लगा दिया कि उनके कत्ल की साजिश की तैयार हो गई है। ये तो बड़ा भौना इल्जाम है, तो खैर ये तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। उनके कत्ल की साजिश में आसिफ जरदारी बिलावल शामिल है। तो ये सब बचकाना बातें हैं सारी जो है वो मसले की। इसमें लोग जो है महंगाई बेरोजगारी से तंग है, परेशान है, असल इश्यूज पे बात ही नहीं कर रहे और उस पर कोई बात नहीं हो रही और हर रोज एक नया शोषा, एक नया फितना जो जगा दिया जाता है। अच्छा, क्या आपको आकिल साहब नजर आ रहा है इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल सियासत में नजर आ रहा है? क्योंकि उनके खिलाफ जाहिर है बड़ा घेरा तो तंग हो चुका है। एक फॉरेन फंडिंग केस जो है वो तो बिल्कुल उनके खिलाफ जाता है, वो उसमें नाल हो सकते हैं और उसमें कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। वो फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल पुराना है और इनके एक बानी रुकन है, सीनियर जो पीटीआई के जो रहनुमा है उनकी तरफ से दायर किया गया था और उसको तो किसी तरह रोका हुआ था जब इनके साथ, क्योंकि जो ताकतवर हल्के इनके साथ थे तो रोका हुआ था। अब वो छतरी हट गई है तो वो दायरे का फैसला, तो एक तो ये फैसला है फॉरेन फंडिंग केस का, तोशा खाना का, और मतलब सारे नेगेटिव चीज़ें हैं जो इनके खिलाफ मतलब जाती हैं। तो कोई इनके खिलाफ यानी पक्के केसेस होने के बावजूद भी इनको अब तक जेल में नहीं डाला गया है। फिर भी ऐसा होता है कि वो शोर हो जाता है, लोग बनी गाला आ जाते हैं और हमेशा कि जी हालांकि कोई हुकूमत ने कहा हम तो नहीं पकड़ रहे और ना किए गिरफ्तार किया, लेकिन एक खाम का एक शोशा छोड़ा जाता है, लोग बनी गाला जमा हो जाते हैं, रात भर वहां रहते हैं और सुबह कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या तमाशा लगाया हुआ है पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने इस मुल्क में? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है बात के 2 दिन के बाद जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर इमरान खान साहब को पाकिस्तान से और इसके आवाम से मोहब्बत है और यहाँ कुछ करना चाहते हैं तो उस कॉन्फ्रेंस में सबको शरीक होना चाहिए। जो चर्चिल बरतानिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरी जंग अजीम में वजीर आज़म थे बरतानिया के, चर्चिल जो थे मिस्टर चर्चिल, और उनके जो अपोजिट में थे वो थे मिस्टर एशली। तो मिस्टर एशली को हर कॉन्फ्रेंस में अपने साथ, अपने हर मीटिंग में अपने साथ रखते थे कि भाई कल को आपने अगर आप वज़ीर आज़म बने तो आपके सामने सारे मामला होने चाहिए और जो है वो अपने सामने खुशी जो है चर्चिल के साथ जो है वो हर कॉन्फ्रेंस में और हर उसमें जो शरीक हुआ करते थे। तो बात यह है कि पाकिस्तान हालत जंग में है, जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी इस तरीके से पाकिस्तान भी हालत जंग में है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दों का हमला है, पाकिस्तान पर पाकिस्तान की मईशत बुरे तरीके से तबाह हो रही है, पाकिस्तान में बेरोजगारी और पाकिस्तान में जो है वो मसाइल बढ़ रहे हैं। तो इस मौके पर तो जो है वो अपोजिशन का भी एक फर्ज हो जाता है कि हुकूमत के साथ मिलकर वो कोई लायामल तय करे और इस मुल्क को बहरान से और ये इस दलदल से निकालने की कोशिश करे। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो इस तरह से उसे सिर्फ अपनी जात से बस मोहब्बत है, बाकी उसे इस मुल्क से या आवाम से कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा, एक हम बात कर लेते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान जो है जो मुत्तहिद हो गई है और 2-3 धड़े मिलके एक जगह हो गए, तो वो ज़मीनी इलेक्शन जो आ रहे हैं जिसमें कराची की 9 नशिस्तें शामिल है, तो एमक्यूएम इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है और 9 नशिस्तों पर। तो एक बात ये सामने आई थी पिछले दिनों के लिए, एमक्यूएम के पास तो पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं है, तो वो इलेक्शन में तो पैसे खर्च होते हैं, तो पैसे तो है नहीं। तो ये बात सामने आ रही थी कि शायद अब वो टिकट ऐसे लोगों को देगी जो कम से कम करोड़पति हो और वो करोड़ों के अखराजात जो इलेक्शन पे कर सके। तो इस तरह जो गरीब कारकुन है उसका तो पता कट गया। तो आप कैसे देखते हैं ये क्या एमक्यूएम के अमल को? साहब बात ही है कि इलेक्शन आजकल जिस अंदाज में लड़ा जाता है उसके लिए वसाइल दरकार है
वसाइल के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, चाहे कोई आजाद हैसियत में लड़े या किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले। तो उसमें जो है वो कोई ऐसी जाहिर है जो हैसियत पोजीशन वाले लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा, वो अगर इलेक्शन को नामजद करती है इलेक्शन के लिए, तो ये वक्त का तकाजा होगा। मकसद कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है वो गरीब कारकुन की या कोई बात। फिर ये कि इलेक्शन में दो चीजें होती हैं, या लीडर लड़ता है इलेक्शन, एक मरकजी लीडर, या फिर जो है वो कैंडिडेट लड़ता है अपनी हैसियत और अपनी पोजीशन के एतबार से। इस वक्त जो एमकेएम की जो पोजीशन है वो उसे लीडर ले थे, इस वक्त उसमें कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है कि जिसके नाम पर लोग जो है वोट दें। तो जब ये 2018 के इलेक्शन में इमरान खान के नाम पर वोट मिले, नहीं एमकेएम के पास कोई नारा भी नहीं है जिसपे वो इलेक्शन लड़े, तो ऐसी यादों कोई शख्सियत होती है। जुल्फिकार अली भुट्टो 1970 में जो इलेक्शन जीते थे, वेस्ट पाकिस्तान में सीटें उनकी ज्यादा आई थी, वो सिर्फ इसलिए आई थी कि भुट्टो के नाम पर इलेक्शन लड़ा था लोगों ने। उसमें जो है वो गरीब भी थे, अमीर भी थे, सभी लोग कैंडिडेट उन्होंने नामजद किए थे और वो खड़े हुए थे इलेक्शन में और वो कामयाब हुए थे। तो जो है वो लीडर लड़ेगा या पार्टी का प्रोग्राम। अच्छा एक और मैं सवाल आपसे कर लूं, एक चीज सामने आ रही है कि सिंध के गवर्नर की तब्दीली के लिए जो ना बात जो है ना खबरें लोग उड़ा रहे हैं या कयास आ रहे हैं कर रहे हैं, या बल्कि टीवी चैनल से भी हुई है, तो इसकी तरदीद भी आ गई है। खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी तरदीद कर दी है कि ऐसा कोई अमल नहीं है, क्योंकि कामरान टिसोरी जो है वो एमकेएम की ही नामजद करता है और खालिद मकबूल का कहना है कि पार्टी का भी कोई और ऐसा कोई तब्दीली का कोई पर, लेकिन खबरें चल रही हैं और मुस्तफा कमाल का नाम आ रहा है। अब मैं तो नहीं समझता कि मुस्तफा कमाल, जिसको खुद कामरान टिसोरी जो है वो लेकर आए और एमकेएम में शामिल कराया, जाहिर मुस्तफा कमाल अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बिल्कुल अलग हो गए थे और उनकी कोई पार्लिमानी हैसियत नहीं थी, कोई उनको सीट नहीं मिली थी किसी भी पार्लियामान के अंदर। तो जो गवर्नर बनने के बाद जिसने ये कोशिश की हो, या और जो लोग थे उनके पीछे जो गवर्नर को भी लाए थे उनकी भी कोशिशें शामिल हो, तो अब ये कैसे मुमकिन है कि वो मुस्तफा कमाल के लिए जगह छोड़ देंगे कामरान टिसोरी साहब? तो आप इसको कैसे देखते हैं इस तरह की चीज खबरों को? इस वक्त जो तर्जीबी सेटअप है उसमें खालिद मकबूल साहब हैं कन्वीनर जी, और मुस्तफा कमाल सीनियर डिप्टी कन्वीनर जी। सीनियर डिप्टी कन्वीनर और कन्वीनर ने आज सोराब गोश जाकर पख्तून जरगे में शिरकत की जी। वहाँ उनका अच्छा इस्तकबाल हुआ, वहाँ उन्हें पख्तून पगड़ी भी पहनाई गई और जो है वो उन्होंने कहा कि जो लोग कराची पर कब्जा करना चाहते हैं, उनका वाज़ेह इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ था कि जो लोग कराची पर कब्जा करना चाहते हैं यहाँ के अवाम को लड़ाकर, तो हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। नहीं, कराची में कब्जे की बात तो अफगानिस्तान से लोग आ गए, अफगानी बड़ी तादाद में आ गए और सोहराब गोट पे उनका बड़ा अव्वल दखल है, वो कब्जा वारदातें भी कर रहे हैं, कब्जा भी करने के उसमें उन पे भी जाती है। हाँ, मसलन कि आज ये हजरात वहाँ पर एक जरगा हुआ, उसमें उन्होंने शिरकत भी की। तो अब यह है कि एमकेएम ने जो है वो मुख्तलिफ हलकों में राब्ता करके इलेक्शन की मुहिम तो शुरू की है, लेकिन इसमें जो है वो इनके लिए मुश्किलात दरपेश होंगी, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसी मरकजी शख्सियत नहीं है कि जिसके नाम पर वोट हासिल किए जा सके। जी जी, जैसे माजी में बानी एमकेएम नहीं, ना तो कोई शख्सियत है, ना कोई नारा है और ना कोई ऐसी चीज है कि जिसको बुनियाद बना के एमकेएम लोगों में जाए और एमकेएम को कोई रिस्पांस मिल जाए, कोई तो ऐसी चीज हो। कोई प्रोग्राम भी नहीं, तो वो मकसद है कि ये एक्सरसाइज अभी जो पिछले इलेक्शन में एमकेएम के कैंडिडेट को कोरंगी की सीट से 10,500 वोट मिले और 63 वोट से जीते वो, सिर्फ 63 वोटों में जीते वो, सिर्फ 63 वोटों से कामयाब हुए। तो मकसद सूरत हाल तो ये है, तो रियलिटी को अगर सामने रखा जाए, हकाइक को सामने रखा जाए, तो एमकेएम को अभी बहुत ज्यादा काम करने की अब जरूरत होगी।
अगला हमारी गुफ्तगू आपसे आइंदा भी जारी रहेगी। आज हम इसको का यही इख्तिताम करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थिंक टीवी से बात की, अपना तजिया पेश किया और आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। तो नाज़रीन, आपने सुना मुख्तार आकिल साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रही थी और आइंदा भी जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर हमारी गुफ्तगू मुख्तार आकिल साहब से जारी रहेगी। इससे पहले कि मैं आज की नशिस्त से आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें।